भारत का संविधान ना, वो हम सब से कुछ बहुत ही बुनियादी वादे करता है। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, नहीं है। ये हमारे जीवन, हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की नींव है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या और इन्हें हमारे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर सोचते हैं। कभी सोचा है अधिकारों के बिना जिंदगी कैसी होगी? मतलब जब किसी से उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं तो होता क्या है? इसे समझने के लिए चलिए दो सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए उन हजारों मजदूरों के बारे में, वो लोग जिन्होंने 1982 के एशियन गेम्स के लिए बड़े बड़े स्टेडियम बनाए। उनसे बहुत ही मुश्किल हालातों में काम करवाया गया, और पता है क्या, उन्हें वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी गई जो सरकार ने तय की थी। ये साफ साफ सीधे तौर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन था। और अब मचल लालुंग की कहानी। उन्हें 23 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और फिर बिना किसी एक भी सुनवाई के 54 साल तक जेल में रखा गया। 54 साल! जब वो 77 की उम्र में बाहर आए तो उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे जीने और आजाद रहने का अधिकार छीन लिया गया था। देखिए, ये कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि जब अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते हैं ना, तो एक इंसान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसी ही भयानक त्रासदियों को रोकने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान निकाला। इसे कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, या अंग्रेजी में बिल ऑफ राइट्स। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तो देखिए, ये अधिकारों का घोषणा पत्र, ये असल में संविधान में लिखी हुई अधिकारों की एक लिस्ट है। इसका एक ही और सबसे बड़ा मकसद है सरकार की ताकत पर लगाम लगाना। ये पक्का करना कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, आम नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को छीन न सके। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, इन अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतना खास बनाती है? देखिए, बात है इनकी ताकत की। जो आम कानून होते हैं उन्हें हमारी संसद आसानी से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए पूरे संविधान को ही बदलना पड़ता है। और ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। यही बात इन्हें एक तरह की परमानेंट सुरक्षा की गारंटी देती है। तो अब सवाल ये है कि भारतीय संविधान हमें कौन-कौन सी सुरक्षा देता है? असल में ये पूरी सुरक्षा 6 मजबूत खंभों यानी 6 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। जी हां, पूरे 6 अधिकार। तो ये हैं वो 6 सुरक्षा कवच। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठा, सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी की गारंटी देता है। देखा जाए तो हर एक अधिकार हमारी जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की हिफाजत करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, समानता का अधिकार। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी पब्लिक जगह, मान लीजिए कोई होटल, दुकान या रेस्टोरेंट, वहां किसी के भी साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और हां, ये छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जड़ से खत्म करता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ अधिकारों की लिस्ट बना देना तो काफी नहीं है ना? अगर इन अधिकारों को कोई तोड़े और हमारे पास कोई उपाय ही ना हो, तो ये अधिकार तो बस कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। और यहीं पर संविधान का सबसे ताकतवर हथियार सामने आता है। खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और क्यों ना कहते, आखिर यही तो वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है, उन्हें हकीकत में लागू करवाने की ताकत देता है। इस अधिकार के तहत होता यह है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तब कोर्ट कुछ खास आदेश जारी करती है, जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे कि एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है कि कोर्ट सरकार को ऑर्डर देती है कि जिस भी व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। जरा सोचिए, अगर मचल लालूंग के केस में इस रिट का इस्तेमाल हुआ होता तो शायद उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है। हमारा संविधान सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी की बात नहीं करता, वो पूरे समाज की भलाई का रास्ता भी दिखाता है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसे ऐसे समझिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार के लिए एक रेड लाइट की तरह है। मतलब ये काम मत करो, वो सरकार को गलत काम करने से रोकते हैं।
वहीं ये जो निर्देशक तत्व हैं, ये गूगल मैप्स की तरह हैं। ये सरकार को बताते हैं कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए आपको किस दिशा में जाना है, क्या क्या करना है। हाँ, एक फर्क है, आप इन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, पर ये देश को चलाने के लिए एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। और ये जो संतुलन है ना, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक लक्ष्य के बीच, इसमें कभी-कभी टकराव भी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। देखिए, शुरू में ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक काम करने की कोशिश की, तो यही अधिकार बार-बार रास्ते में आने लगा। फिर चली एक लंबी कानूनी लड़ाई और आखिरकार 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। ये किस्सा हमें दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे लगातार एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे समाज के भले के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? पहली बात, मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है, उसकी नींव है। दूसरी बात, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि ये असली गारंटीज हैं जिन्हें हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, हमारा संविधान हमेशा व्यक्तिगत आज़ादी और पूरे समाज की भलाई के बीच एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी संतुलन बनाता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या मौलिक अधिकार एकदम एब्सोल्यूट मतलब असीमित होने चाहिए? हमारा संविधान कहता है नहीं। सरकार देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ये उचित क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? बस यही वो सवाल है, यही वो बहस है जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा जिंदा और धड़कता हुआ रखती है।